हेलो बच्चों। आज से हम लोग नया सीरीज चालू कर रहे हैं पीवाईक्यू का। और ये पीवाईक्यू कैसा होगा तो 2024 का पूरे सेट से और हर चैप्टर का करेंगे हम लोग मैथ्स का। ठीक है, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो साइंस का भी चालू करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर क्लास 10th के लिए 2024 पीवाईक्यू फ्रॉम ऑल सेट, मतलब सीबीएसई का जितना भी सेट था 15, वो सभी में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे रियल नंबर से, एक एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसी वीडियो में। ठीक है, कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन को मिस नहीं करने जा रहे। तो 2024 में जितना भी क्वेश्चन आया था सीबीएसई की तरफ से, वो सब क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी वीडियो में मिलेगा। और प्लीज इस सीरीज को टू बी कंटिन्यू कराना चाहते हो आप हमसे, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो अभी फिलहाल करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 पीवाईक्यू फ्रॉम ऑल सेट। क्वेश्चन मजेदार हैं और पीवाईक्यू जरूर बनाएगा, क्योंकि आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हो लेकिन आपके मन में एक सिंगल सा डाउट होगा कि सर क्वेश्चंस बना तो रहे हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो कौन बताएगा? पीवाईक्यू। और कहाँ मिलेगा? यहाँ तो 2024 दे दिए, और सारे से मतलब बाकी ईयर्स के भी जो हैं वो भी हम करा देंगे। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पीवाईक्यू मिलेगा, कैसे मिलेगा। आप इस चैनल पे आओ, आपको हर चीज़ मिलेगा, आप जो चाहोगे वो सब चीज़ मिलेगा। तो अभी फिलहाल करते हैं चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच 8, 9 एंड 10। मतलब वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जो 8, 9 और 10 तीनों से डिविजिबल हो। वो छोटा से छोटा नंबर जो किससे डिविजिबल हो, चाहे 8 से, 9 से और 10 से। तो छोटा से छोटा नंबर निकालना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 8, 9 और 10 का प्राइम फैक्टर निकालोगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और 10 का 2 इंटू 5। इस दोनों में 2 2 कॉमन है, क्योंकि एलसीएम में लीस्ट भी रहे तो चलता है, लीस्ट पावर भी लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, एक 3 नहीं होगा। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, चढ़ते हैं 12, बढ़ते हैं 36, 360। एलसीएम तो अपना आ गया 360। पूछ रहा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर बराबर, स्मॉलेस्ट नंबर बराबर 360, बस आंसर। ठीक है, 360। तो ये तो आंसर हो गया कि वो जो छोटा नंबर है वो 8, 9 और 10 तीनों से कट जाए, वो 360 है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, इन अ टीचर वर्कशॉप, मतलब टीचर का वर्कशॉप है, द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच इंग्लिश एंड, सॉरी, फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 एंड 144 रेस्पेक्टिवली। मतलब बोल रहा है क्या कि अगर मान लो कोई टीचर का वर्कशॉप है और वहाँ पे टीचर जो है वो क्या क्या पढ़ाते हैं, तो फ्रेंच पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और इंग्लिश पढ़ाते हैं। उनकी जनसंख्या जो है वो 48 है, 80 है और 144 है। ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ अ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। मतलब वो सेम सब्जेक्ट के हों। कैसे सब्जेक्ट के हों? तो सेम सब्जेक्ट के हों। तो ये कैसे पता चलेगा? तो आपको पहले नंबर ऑफ टीचर दिया हुआ है 48, 80 और 144। आपको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ रूम। अब रूम की जनसंख्या कम से कम रखनी है, मतलब हम चाहते हैं 2-4 रूम में ही हो जाए। तो 2-4 रूम में तब होगा जब नंबर ऑफ टीचर्स को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठाएंगे, मतलब एक ही रूम में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर को डालेंगे तो हमारा रूम की जनसंख्या जो है वो कम हो जाता है। एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बस है, उसमें 50 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग 200 लोग हैं। ठीक है, एक बस है जिसमें 50 लोग बैठ के जा सकते हैं, और हमारे पास नंबर ऑफ बच्चे या फिर जो भी लोग हैं वो कितने हैं, 200 हैं। तो जाहिर सी बात है कितने बस रिक्वायर्ड हो जाएगा, 4, क्योंकि 200 को 50 से डिवाइड करेंगे। लेकिन हम लोग महाकंजूस, ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि कम से कम बस लगे, मतलब हम 4 बस नहीं देना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि 2 बस में हो जाए, 3 बस में हो जाए। तो 2 बस में हो जाए तो कैसे होगा, 100-100 बैठा दो। ठीक है, 100-100 बैठा दीजिएगा तो बस 2 हो जाएगा, मतलब बस का जनसंख्या घटेगा कब, जब नंबर ऑफ पैसेंजर को हम लोग बढ़ाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालना है, रूम की जनसंख्या कम करना है, तो रूम में जो टीचर की जनसंख्या है वो ज़्यादा कर दीजिए। और ज़्यादा के लिए निकालते हैं सिंपल एचसीएफ। तो यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे 48, 80 और 144 का एचसीएफ। ठीक है, तो 40 का सबसे पहले 48 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 80 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 144 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ये होता है 16×3 = 48, और ये 16×5 = 80, और यहाँ पे आ जाएगा 16×9 = 144। ठीक है, हमें एचसीएफ निकालना है, तो कॉमन फैक्टर देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सब में 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 16।
मतलब आपको एक रूम में कितने टीचर को बैठाना होगा? 16 टीचर को बैठाना होगा, क्योंकि हर रूम में सेम सब्जेक्ट के टीचर होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट के नहीं होने चाहिए। तो एक रूम में कितने बच्चे, मतलब कितने टीचर्स को बैठाने होंगे? 16। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितना रिक्वायर्ड होगा? मिनिमम नंबर ऑफ रूम कितने रिक्वायर्ड हो जाएंगे? तो पहले कितने थे? 48 टीचर्स, उनके लिए तो भैया 3 रूम लग जाएगा। फिर 80 टीचर, 5 रूम, और 144, 560। इसको काटोगे 3 बार में, इसको काटोगे 5 बार में, और इसको काटोगे तो 9 बार में। मतलब ये आ जाएगा 3 + 8, सॉरी नहीं करना है, 5 + 9, 17 रूम। ठीक है, 8 और 9 17, तो 17 रूम आपका रिक्वायर्ड हो जाएगा इन टीचरों को बैठाने के लिए। तो नंबर ऑफ रूम जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? तो सिंपल डिवाइड कर लो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन। 3 बेल्स टॉल एट द इंटरवल ऑफ 9, 12 एंड 15 मिनट रेस्पेक्टिवली। मतलब 3 अलग अलग घंटियां हैं और वो बजते कब कब है? एक 9 मिनट पे, एक 12 मिनट पे, और एक 15 मिनट पे क्रमशः। इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर, आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर? मतलब अगर वो सब बजना एक साथ बजा और फिर उसके बाद बजेगा एक साथ, तो अगली बार कितने बजे बजेगा अगर ये इंटरवल पे बजता है? तो यहाँ पे नेक्स्ट निकालना है, मतलब कम से कम समय में निकालना है। तो कम से कम के लिए अगेन एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि अभी जो बजा और फिर कितना जल्दी बज सकता है, ऐसा थोड़ी कभी बजो बाद में, कभी नहीं, जितना जल्दी हो सके, तो उसके लिए निकाल लेंगे एलसीएम। तो 9, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। 9 का प्राइम फैक्टर जो 3 × 3, 12 का 2 × 2 × 3, और 15 का 3 × 5। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, तो तीनों में 3 है तो 3 कॉमन, और तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो 3 × 2 × 2 × 5, 9, 9 दूनी 18, 180। ठीक है, 180 मिनट। मतलब ये जो नेक्स्ट टॉल करेगा कितने मिनट में? तो 180 मिनट पे, क्योंकि ये मिनट में दिया हुआ था तो 180 मिनट में होगा। या फिर आवर्स में अगर इसी चीज़ को लिखोगे तो 60 से डिवाइड करके, 60 से डिवाइड करके तो 3 आवर्स आ जाएगा। अंग्रेजी लिख लेना सिर्फ यहाँ से, मतलब दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर इजकल टू 3 आवर्स। मतलब अगली बार कब बचेगा? तो 3 घंटे पे बचेगा। तो एलसीएम निकालना था। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आते हैं। फिर एक नया क्वेश्चन, इन अ स्कूल देर आर 2 सेक्शन ऑफ क्लास 10th। मतलब किसी स्कूल में क्लास 10th में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। देर आर 40 स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट सेक्शन एंड 48 स्टूडेंट इन द सेकेंड सेक्शन। मतलब पहले सेक्शन में 40 बच्चे हैं और दूसरे सेक्शन में 48 बच्चे हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ अ बुक रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ सेक्शन। मतलब फिर से देखो, दिमाग लगाओगे ना खुद से समझ में आएगा मुझे करना क्या है। क्लास में कितने हैं? 2 सेक्शन है क्लास 10th के, ए और बी। पहले वाले सेक्शन में 40 बच्चे हैं, पहले वाले सेक्शन में 40 बच्चे हैं, और दूसरे वाले सेक्शन में 48 बच्चे हैं। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ अ बुक रिक्वायर्ड, कम से कम बुक देना चाहते हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द स्टूडेंट ऑफ द बोथ सेक्शन। दोनों सेक्शन में बढ़ जाए। तो मिनिमम नंबर ऑफ बुक चाहिए मुझे। कितने कितने बच्चे हैं ये? तो मिनिमम के लिए क्या कर लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रूम नहीं चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डालेंगे तो कम से कम लगेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ बुक जो है वो कम से कम चाहिए, ताकि दोनों में आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या चाहेंगे? दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा? पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे ना, तो 8 × 5 = 40, और ये 16 × 3 = 48। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लीजिएगा। ये और ये कॉमन है, 2 × 2 × 2, और यहाँ बच जाएगा 5, 2, 3। ठीक है, 24, 240, 240 आ जाएंगे। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 240। तो मिनिमम बुक कितना हो जाएगा? मिनिमम नंबर ऑफ बुक रिक्वायर्ड बराबर 240। 240 बुक लाइए और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो 240 हो जाएंगे। बस यही अपना आंसर आ जाएगा। अब कुछ खिटा पिटा क्वेश्चन आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन एकदम आता ही आता है किसी ना किसी सेट में हर बार। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रॉब्लम नहीं होगा, रिपीटेड टाइप में क्वेश्चन होंगे।
क्वेश्चन क्या है, सो दैट द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है ऐसा। तो आपको सो दैट करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए उसको कंपोजिट नंबर। यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो आप देखिए यहाँ पे 11 है और यहाँ भी 11 है, तो 11 क्या कीजिए कॉमन, यहाँ बचेगा 5 इंटू 17 प्लस 3, यहाँ 11, 17 पचे 85 प्लस 3, ऐड करोगे 88 आ जाएगा। 88 को क्या लिख सकते हैं, तो 11 इंटू 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, इस टाइप से, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर हो गया, क्योंकि 11 है, 2 है और एक तो सब में होता ही होता है, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो इस तरीके से सॉल्व करना और नीचे लिख देना है कि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। फिर भी किस तरीके से लिखोगे, तो आओ यहाँ देखो, पहले क्वेश्चन लिख लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा जैसे लिए थे, 11 इंटू 88 मल्टीप्लाई कर लिया, अब फिर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद यहाँ लिख दिया अंग्रेजी में क्या, सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 2 एंड 11। ये किसका प्राइम फैक्टर है, तो 2 और 11 का प्राइम फैक्टर है, दैट इज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मतलब इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं क्योंकि 1 भी होगा, और हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इस कारण ये कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इसी टाइप का सेम एक और क्वेश्चन है जो आर डी शर्मा में भी क्वेश्चन है, ये 7 इंटू 11 प्लस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये एक अलग क्वेश्चन है। एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर, मतलब ये और ये दोनों कंपोजिट नंबर है। तभी जैसे बनाए सेम टू सेम इसमें भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। पहला वाला में अगर देखा जाए, इस वाला में तो 13 13 कॉमन है, 13 13 कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा 7 गुना 11 प्लस 1, यही बचेगा। 13 13 कॉमन ले लिया, 7 इंटू 11 प्लस 1, तो यहाँ 13, 13 सतह 77 प्लस 1, ये 78 आ जाएगा, ठीक है। और इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर से देखेंगे, हम लोग कहेंगे ये इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा है, जिसके कारण ये कंपोजिट नंबर है। कॉमन लिया, 78 आया, 78 को लिख सकते हैं, 13 छः 78 होता है, तो 13 इंटू 2 इंटू 3, और इसमें भी देखिए तो फैक्टर कितने हो गए, 1 2 1 3, और एक तो सब में होता है, तो 3 1 4 फैक्टर हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन का, किसका किसका, 2 का, 3 का और 13 का, दैट इज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, इसके पास भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, जिसके कारण ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। सर ये पहला वाला तो हो गया, दूसरा वाला का क्या करें, ये जो दिया हुआ है, तो भैया इसको भी अलग से सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी अगर देखिएगा तो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो दोनों में 5 कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 का लिखो ना लिखो बात बराबर, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, 5 का 5, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे 7 छक 42 और 7 6 42, और ये चढ़ते हैं 12, 12 दूनी 24, 24 से गुना, 4 दूनी 8, चचोगा 16, 4 4 दूनी, तो ये 8, मतलब 1008 प्लस 1, ऐसा बच जा रहा है। बचने के बाद अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 1009 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टरेशन हो रहा है तो ठीक है, नहीं भी हो रहा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, एक और एक 2 हुआ, और 1 तो सब में है, 1 तो सब में है, तो 3 हो गए ना, मतलब इतना लिखने के बाद मतलब यहाँ तक हो गया, फिर लिख लोगे सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर 5 एंड 1009। अगर इसका प्राइम फैक्टर हो रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिएगा, दैट इज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, हेंस इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, मतलब सेम अंग्रेजी चिपका दीजिए, बस आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अब रूट का काम कर लिया जाए, नहीं सॉरी अभी ये आएगा ना, कैन द नंबर 8 का पावर n, n बिंग अ नेचुरल नंबर, मतलब क्या 8 का पावर n, और यहाँ जो n है वो नेचुरल नंबर है, एंड विथ डिजिट 0, क्या वो 0 के साथ एंड कर सकता है, गिव रीजन, रीजन बताइए। अब ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, 2 का पावर n हो सकता है, 3 का पावर n हो सकता है, 5 का पावर n हो सकता है, 6 का पावर n हो सकता है, 8 का पावर n हो सकता है, 15 का पावर n हो सकता है, 7 का पावर n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये 0 के साथ एंड करेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, 4 का पावर n, 6 का पावर n, 4 का पावर n और 6 का पावर n, और एनसीईआरटी का ही सेम क्वेश्चन ना देके सिर्फ नंबर को डिजिट को चेंज कर दिया, यहाँ 8 का पावर n। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं ये देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको चेक करना है क्या 8 का पावर n जो है वो 0 के साथ कभी एंड कर सकता है, तो भैया 0 के साथ कोई भी नंबर तभी एंड करेगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 दोनों हो, क्योंकि 5 2 जा करेंगे 10 और लास्ट में आ जाएगा 0। तो अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 और 2 दोनों हैं तब वो 0 के साथ एंड करेगा, और 5 या 2 दोनों में से कोई भी एक भी मिसिंग, ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए,
अगर दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है तो वो 0 के साथ एंड नहीं करेगा। तो यहाँ 8 का प्राइम फैक्टरेशन निकालेंगे तो 2 × 2 × 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 तो आ गया या 5 गायब है, 5 एब्सेंट है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 का पावर 3 और उसका पावर n था, तो ये 2 का पावर 3n। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। तो हर प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार देखा जाए तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमेशा यूनिक होता है। ऑर्डर मैटर नहीं करता है लेकिन यूनिक होता है। तो डिजिट तो चेंज नहीं होगा, मतलब इसमें अलग नंबर नहीं आ सकते हैं, जिसके कारण ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। अंग्रेजी किस तरीके से लिखोगे, तो आइए देखिए यहाँ पे, इफ 8 का पावर n एंड विथ 0, अगर मान लेते हैं 8 का पावर n जो है वो 0 के साथ एंड करेगा, देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। तो उसमें 5 फैक्टर होना चाहिए क्योंकि 2 पहले से है। बट 8 का पावर n को लिखेंगे तो 2 का पावर 3n, अभी जो मैंने यहाँ समझाया था। ठीक है, ये जो समझाया था हो गया। सो दैट 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 8 का पावर n, मतलब 2 ही सिर्फ प्राइम फैक्टर है किसका, 8 के पावर n में। ऑल्सो वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन हर एक नंबर का यूनिक होता है। तो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 8 का पावर n, 5 जो है वो फैक्टर नहीं है 8 का पावर n का, जिसके कारण ये कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। Hence 8 का पावर n कैन नेवर एंड विथ अ डिजिट 0, मतलब 8 का पावर n जो है वो 0 के साथ कतई एंड नहीं करेगा। तो आप ये नहीं घबराना कि मतलब 8 का पावर n प्रैक्टिस करके गए, फिर 6 का पावर n क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी में था, 4 का पावर n आ गया एनसीईआरटी में था, 15 का पावर n आ सकता है, 3 का पावर n आ सकता है, 2 का पावर n आ सकता है, मतलब कुछ भी लिख के n आ सकता है। तो सेम टू सेम ऐसे ही चिपकाना है, सिर्फ नंबर चेंज कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ यहाँ 15 का पावर n दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। कैन द नंबर 15 का पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 0, गिव रीजन। क्या 15 का पावर n भी 0 के साथ एंड कर सकता है? मैंने बताया कि अगर एंड करना है तो 5 और 2 दोनों होना चाहिए, तब भी 10 आएगा और लास्ट डिजिट 0 होगा। 15 को अगर प्राइम फैक्टरेशन के रूप में लिखेंगे तो 3 × 5 होगा और उसका पावर n था, ये 3 का पावर n हो सकता है, 5 का पावर n हो सकता है, लेकिन इसमें 2 जो है वो नहीं है। इसका प्राइम फैक्टरेशन में 2 नहीं है, 3 और 5 है, तो हमेशा प्राइम फैक्टरेशन यूनिक होता है, जिसके कारण ये 0 के साथ एंड नहीं कर सकता है क्योंकि 2 मिसिंग है। अंग्रेजी सेम टू सेम, इफ 15 का पावर n एंड विथ 0, अगर 15 का पावर n जो है वो 0 के साथ एंड करता है, इट मस्ट हैव 2 एज अ फैक्टर, तो उसमें फैक्टर होना चाहिए। फिर उसका प्राइम फैक्टरेशन दिखा दोगे, इसमें प्राइम फैक्टरेशन जो है वो 3 और 5 है, 3 और 5 है। और फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक के अनुसार, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अनुसार हर नंबर का प्राइम फैक्टरेशन जो होता है वो यूनिक होता है, और 2 इसमें प्राइम फैक्टर है नहीं, इसके कारण 15 का पावर n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। 15 का पावर n जो है वो कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। ये भी हो गया अपना डन। ठीक है, अब ये सब भैया तो एकदम 100% वाला क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा किसी ना किसी सेट में। प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। आपने √3 पढ़ के गया, क्वेश्चन आ गया √2, √5, √7, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही फॉर्मेट पढ़ना है इसका। ये √3 वाला एगो पढ़ो और जो भी आएगा ना एलिमिनेट कर दो, चेंज कर दो सिर्फ। √2, √3, √5, √7, √6, मतलब स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होएगा कभी भी। √4 सर 2 हो जाएगा, 2 रैशनल नंबर है। तो आपको प्रूव दैट करना है कि √3 इरेशनल है क्या, तो अंग्रेजी लिखा जाता है, लिख लेते हैं और आराम से कर लेते हैं। यहाँ देखिए सोल्यूशन में कैसे लिखोगे, प्रूव √3 इज अ इरेशनल नंबर में लेट अस अज्यूम √3 बी अ रैशनल। पहले मान लेते हैं कि √3 जो है वो रैशनल है, मतलब अच्छा है, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी a/b, क्योंकि भैया रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ही होता है क्या है, p/q के फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ a/b मानते, p/q नहीं माने हैं। तो पहले मान लेंगे कि √3 जो है वो रैशनल है और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है a/b है, एंड a एंड b आर इंटीजर, a और b इंटीजर है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब वो दोनों कट नहीं रहा है क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 है और कुछ नहीं है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो b 0 नहीं है। अब लिखने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी नंबर दिया हो उसको a/b से इक्वेट कर दीजिए, फिर लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे, √3 बराबर a/b। अगले लाइन में क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 और ये आ जाएगा a² b², a² b², ये जो b² डिवाइड में है इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 3b² इक्वल टू a² आ जाएगा। अब 3b² बराबर क्या आ गया, a², ध्यान से समझो थोड़ा सा, तो b² बराबर क्या लिख सकते हैं, a²/3, a²/3। अगर 3 a² को डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड्स a², क्योंकि b² के बराबर है,
तो 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो ए को भी वो डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स ए। क्यों सर? क्योंकि ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए इंटू ए। अगर भैया ए को काटेगा तभी तो दूसरे को भी काटेगा, ठीक है? तो ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी डिवाइड करेगा। ये अंग्रेजी लिख लेना है ऐसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है, पुट करना होता है थोड़ा सा। लेट ए बराबर 3c, आप एम भी पुट कर सकते हो, 3m भी पुट कर सकते हो। ए बराबर 3c फॉर सम इंटीजर सी, मतलब कुछ इंटीजर सी के लिए, और ए बराबर 3c पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, यहाँ जो आया है 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब इसमें पुट करने के बाद हमको मिलेगा क्या? 3b स्क्वायर की जगह 3b स्क्वायर, और ए स्क्वायर की जगह हमें 3c पुट करना था, तो 3 का स्क्वायर 9 और c पे स्क्वायर 9c स्क्वायर। इस 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 3 c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, देन c स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? b स्क्वायर बाई 3, b स्क्वायर बाई 3। अब 3 से ये डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, तो b को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 3 डिवाइड्स b भी हो जाएगा। अब हम लोग जो अंग्रेजी लिखे थे यहाँ पे कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर 1 को छोड़ के कोई दूसरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारा आ रहा है कि 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है? a को भी डिवाइड किया, b को भी डिवाइड किया, मतलब हम लोग जो अज्यूम किए थे वो गलत है। तो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b विच इज अ कंट्राडिक्शन, ठीक है? 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है a और b दोनों का, जो कंट्राडिक्शन है, और हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग हो जाएगा। आवर अजम्पशन दैट रूट 3 इज अ रैशनल इज रॉन्ग, हेंस वी कंक्लूड दैट रूट 3 इज इरेशनल। इसके कारण हम लोग लिख देंगे कि रूट 3 जो है वो इरेशनल है। तो इस तरीके से लिख लो, बस यही हो जाएगा। मैं बोलूँगा कि ये जो लिखा हुआ है उसको आप एक अच्छी जगह पे लिख लो, एक कॉपी पे, मतलब एक पेज पे लिख लीजिए अच्छे से, और लिखने के बाद प्रैक्टिस कर लो किस तरीके से बनाना है। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? सर कुछ तो कर सकते हैं। अगर यहाँ रूट 3 है, सर रूट 2 आ गया तो क्या करेंगे? अगर यहाँ रूट 2 आ गया, अंग्रेजी में कोई चेंजेस नहीं, कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं, यहाँ 2, मतलब जहाँ जहाँ 3 आपको दिख रहा है ना उसको 2 बना देना है। यहाँ 2, 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 मतलब 3 को रिप्लेस करना है 2 से। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, सर यहाँ 9 है, तो भैया 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 9 था तो 4, ठीक है? फिर यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, रूट 2 प्रूफ हो गया। सर रूट 2 नहीं प्रूफ करना था, हमें रूट 5 प्रूफ करना है, तो रूट 5 के लिए क्या करें? ठीक है, रूट 5 के लिए क्या करें? तो यहाँ रूट 5 क्वेश्चन में आया, यहाँ रूट 5 करोगे, यहाँ रूट 5 करोगे, मतलब इस बार 3 को 5 बना दोगे, इस बार 3 को क्या बना दोगे? 5। यहाँ जहाँ 3 लिखा हुआ वहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, 5 का स्क्वायर 25, ये 25 हो जाएगा, ये 5, फिर यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, हो गया। रूट 7 होगा तो क्या करें? सब जगह 7 कर दो, 8 कर दो, जो नंबर दिया वो कर दो, कोई चेंजेस नहीं करना, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जैसे दिया हुआ है वैसे ही छोड़ दीजिए और कोई चेंजेस मत कीजिए, आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये रूट 3 था, रूट 2 आ गया सेम क्वेश्चन, रूट 5 आ गया सेम क्वेश्चन, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 6, रूट 8, रूट 10, रूट 11, रूट 13, 15, कुछ भी आता है 17, ये सब आपके सेम टाइप के बनेंगे। देखिए क्वेश्चन है भी आपके एग्जाम में, क्या रूट 5, मतलब सॉरी आपको प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल है। तो अभी मैंने बताया सेम अंग्रेजी लिखा हुआ है, आप भी छाप दोगे सेम टू सेम। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ये कुछ नए टाइप का क्वेश्चन हो गया, वो सिंगल वाला था आता है, ये सेकंड टाइप क्वेश्चन हो गया। 5 माइनस 2 रूट 3 इज इरेशनल नंबर। फिर से उसी टाइप के से करेंगे, लेकिन तनिषा अंग्रेजी चेंज करेंगे। प्रूफ डेट आपको करना है कि 5 माइनस 2 रूट 3 जो है वो इरेशनल नंबर है, और आपको दिया हुआ है कि रूट 3 जो है वो इरेशनल है। तो आपको अज्यूम तो ऐसे ही करना है कि लेट अस अज्यूम 5 माइनस 2 रूट 3 इज अ रैशनल, और एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a by b, a and b are integer having no common factor other than 1 and b is not equal to 0। इतना अंग्रेजी लिखने के बाद इसको इक्वेट किससे करोगे? a by b से। देखो कितना ईजी, a by b से। अब क्या करना है? रूट वाले को एक तरफ, बिना रूट वाले को एक तरफ। ये माइनस में टर्म है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में था उस तरफ गया तो प्लस में, और ये प्लस में है, ये इस तरफ आया तो माइनस में, प्लस में था इस तरफ आया तो माइनस में। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एलसीएम ले सकते हो या फिर ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये जो 2 मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में, और ये रूट 3 का रूट 3। अब ये आ जाएगा 5/2 माइनस a बाई 2b। ठीक है, इसकल टू रूट 3, इसकल टू रूट 3। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम लोग माने थे वो a बाई बी माने थे, रैशनल नंबर माने थे, और a बाई बी माने थे। अगर a बाई बी रैशनल है, a बाई बी क्या है मेरा? रैशनल है, मतलब ये जो नंबर है ये भी रैशनल हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा, और ये इसके बराबर है।
ठीक है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, √3 के बराबर है, तो √3 भी रैशनल हो जाएगा। जबकि आपका गिवन है कि √3 जो है वो इरेशनल है। क्या √3 आपका क्या दिया हुआ है, इरेशनल दिया हुआ है, और आप अगर इसको रैशनल मानोगे और दिया हुआ है इरेशनल, तो ये भी आपका इरेशनल हो जाएगा, जिसके कारण ये जो नंबर है वो इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो यही फॉर्मेट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। फिर वैसे ही मानोगे, लेट अस अज्यूम 5 - 2√3 इज अ रैशनल, बी अ रैशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म a/b। a और b are integer having no common factor other than 1 and b is not equal to 0। a/b से इक्वेट कीजिएगा, जैसे मैंने बताया था वहाँ, √3 बराबर 5/2 माइनस a/2b। a/b रैशनल है तो ये भी आपका रैशनल हो जाएगा। √3 इज अ रैशनल नंबर विच इज अ कंट्राडिक्शन। √3 रैशनल है जो कंट्राडिक्शन है, और गिवन भी है कि √3 इरेशनल है, तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस इतना इज इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे इसी फॉर्मेट से बनेगा, और ऐसे ही बना लीजिएगा। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है और ये भी आता है एग्जाम में। नेक्स्ट दिया, प्रूव दैट 2 - √3 डिवाइडेड बाई 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज इरेशनल। फिर से √3 इरेशनल दे दिया, तो इसको प्रूव करो। तो वैसे ही अंग्रेजी तो सेम चिपका दोगे, सिर्फ इसको बीच वाला सॉल्व करना सीख जाओ। किससे इक्वेट करोगे, a/b से, क्योंकि रैशनल को हम लोग a/b माने हैं। क्रॉस करोगे तो ये 5a/b हो जाएगा इक्वल टू 2 - √3। आपको कोशिश करना है कि एक तरफ रूट वाला नंबर हो और एक तरफ बिना रूट वाला नंबर हो। तो माइनस में है, उस तरफ आएगा तो ये प्लस में, और ये हो जाएगा 2 - 5a/b। ठीक है, और कुछ नहीं हो सकता है। अगेन a/b क्या था, रैशनल, मतलब ये भी क्या होगा, रैशनल। इसका मतलब √3 भी रैशनल, लेकिन √3 है क्या, इरेशनल, जो हमारा कंट्राडिक्शन है, और हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, और इस कारण ये इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ऊपर का अंग्रेजी सेम, कोई चेंजेस नहीं, जो नंबर था वो नंबर लिख लिया। लिखने के बाद ये सॉल्व, जो मैंने पीछे सॉल्व कराया, a/b रैशनल है तो ये भी अपना रैशनल हो जाएगा, और √3 रैशनल है जो कंट्राडिक्शन है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है, हेंस इतना इज अ इरेशनल नंबर। ये फॉर्मेट होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं भैया, ध्यान से कीजिए, एक जगह बना लीजिए सारा, इससे बाहर नहीं आएगा। ये धाकड़ क्वेश्चन था, लेकिन दम नहीं है, धाकड़ है लेकिन दम नहीं है। प्रूव दैट √2 + √3 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। √2 + √3 का होल स्क्वायर इरेशनल नंबर है, गिवन दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब √6 जो है वो इरेशनल है। तो इसमें कुछ दम नहीं है, कैसे सर? तो √2 + √3 का होल स्क्वायर दिया, भैया पहले इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो। a² + b² + 2ab, ठीक है, +2ab। √2 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3, ये 2, √2 × √3 √6, 3 2 5 + 2 √6। मतलब वो नहीं प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। क्या प्रूफ करना है? 5 + 2 √6, ये तो दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्वेश्चन क्या आ गया, 5 + 2 √6, इसको इरेशनल दिखाना है। तो 5 + 2 √6 को क्या मानेंगे हम लोग, a/b से इक्वेट करेंगे। कर दिया सर। करने के बाद रूट वाले को एक तरफ, बिना रूट वाले को एक तरफ, तो ये पॉजिटिव में ही रहे, इस कारण 5 को इधर ले जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, a/b -5, 2 से गुना कर लोगे, a/2b -5/2। अब अगेन वही वाला सेम चीज़, a/b रैशनल है, मतलब ये भी आपका रैशनल हो जाएगा, और इधर √6 जो है वो भी आपका रैशनल हो जाएगा। लेकिन गिवन है कि √6 आपका इरेशनल है। √6 क्या है, इरेशनल है, मतलब ये भी आपका इरेशनल है, मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो भी इरेशनल है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, सेम ऊपर का अंग्रेजी चेंज भी नहीं कोई, जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन चिपका दिया, सॉल्व कर लिया। ये मैंने अभी दिखाया आपको, 5 + 2 √6 कहाँ से आया सर, तो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया, 5 + 2 √6। ठीक है, फिर जैसे है, ये अगर रैशनल तो ये भी आपका रैशनल हो जाएगा, क्योंकि a/b रैशनल है तो ये रैशनल, और √6 रैशनल हो जाएगा, जो कंट्राडिक्शन है, और हमारा जो ऑप्शन गलत है, जिसके कारण ये जो नंबर है वो आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। और 2024 में बस इतना ही क्वेश्चन आया था, ठीक है, रियल नंबर से, इससे बाहर नहीं आया था, तो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये जो √3 √4 √4 कभी नहीं आ सकता है, √5 √6 √7 √8 √10 √11, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं सेम टाइप से बनता है, कोई चेंजेस नहीं होता। तो प्रैक्टिस एक बार अच्छे से कर लीजिएगा, 3 नंबर फिक्स हो जाएगा, या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, 2 3 दोनों में आ जाता है, 5 में नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। अभी के लिए फिलहाल थैंक यू। और इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू कराना चाहते हो, हर चैप्टर का देखना चाहते हो, PYQ 2024 का सारे सेट का क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के बीच में शेयर करो, और कमेंट में लिखो यस सर हमें चाहिए पूरा PYQ, तो मैं ज़रूर
कोशिश करूंगा, मतलब आपसे प्रॉमिस करेंगे, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो जरूर प्रॉमिस करेंगे ये पूरे सीरीज को कंटिन्यू करके जल्द से जल्द खत्म कर दें 14 चैप्टर, मतलब प्रोबेबिलिटी तक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और क्लास की अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इस सीरीज़ का। तो जाओ और देखो और बताओ कैसा लग रहा है आपको, और गर्व से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।